Hello students, in this video we'll discuss about our next chapter, chapter 4, that is determinants. The concept of determinants is associated by matrices that we have studied in our previous chapter. From this chapter determinants we can definitely secure our 10 marks in board exam. So let's start. What we have to study in this chapter. There are 6 topics in this chapter determinants. We'll study first topic in first lecture, second topic in second lecture, third topic in third lecture, and so on. So let's start. What we have to study in this chapter. तो फर्स्ट टॉपिक है इवेल्यूशन ऑफ डेटर्मिनेंट्स, जिसको हम एक्सपेंशन अलोंग रोज और कॉलम भी कहते हैं. तो यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक में, जो कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, इसमें हम सीखेंगे कि हमें डेटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को कैसे एवेल्यूएट करना है एक्सपेंशन अलोंग रोज और कॉलम्स को लगाकर. तो हम फर्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे. यहाँ से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. एंड सेकेंड लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट. डेटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जो कि सी सेक्शन में आता है. ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में सी सेक्शन होता है वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का इसी टॉपिक से आता है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट है. एंड थर्ड चैप्टर हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. फोर्थ टॉपिक हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे जो माइनस एंड कोफैक्टर्स है, कैसे फाइंड आउट करते हैं सीखेंगे. एंड फिफ्थ लेक्चर में पढ़ेंगे फिफ्थ टॉपिक को एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एंड आफ्टर दैट जो टॉपिक 6 होगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है. ठीक है, तो फाइनली यहाँ इस चैप्टर से डेटर्मिनेंट से हमें 10 मार्क्स का मिलेगा. ठीक है, और ये 10 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. और 10 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो सेक्शन सी से आएगा और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो सेक्शन डी से आएगा. ठीक है, और इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ जो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा जो इस टॉपिक से रहने वाला है, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम होगा उसको इन्वर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे. इसी के साथ एक हमारा चॉइस में एक क्वेश्चन आता है जो कि हमारा मैट्रिक्स से रहता है, वो भी 6 मार्क्स का रहेगा और वो मैट्रिक्स से रहेगा जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है. ठीक है, अगर आपने मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मैट्रिसेस को सॉल्व करना सिखाया था, ऑपरेशन लगाना सिखाया था कि मैट्रिसेस में हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का वहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है. तो ध्यान से समझिए कि हमारे इन दोनों चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4 मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट से हमारे कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे. हमारे टोटल दोनों चैप्टर्स को मिला के 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. और जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो फंक्शन एंड रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा उस पूरे चैप्टर्स का मैंने ब्लूप्रिंट तैयार करके आपको बताया था. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर फंक्शन एंड रिलेशन वाले चैप्टर को ओपन करिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट लेक्चर वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. या फिर मैं ऊपर राइट साइड में एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर उस लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं. तो इस चैप्टर से हम 10 मार्क्स का कंप्लीट करेंगे और दोनों चैप्टर को मिलाकर हम 10 मार्क्स का करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चैप्टर को मिला के 10 और इस चैप्टर में भी 10, ये कैसे पॉसिबल है. तो सुनिए ध्यान से. देखिए, इस चैप्टर से जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 4 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आएगा वो इस टॉपिक से रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट्स, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आएगा सेक्शन सी में और ये आएगा सेक्शन डी से. सेक्शन डी में एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा जो इस टॉपिक से रहेगा. ठीक है, और सी सेक्शन में एक क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रहेगा. तो ये दोनों ही टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. और सेक्शन डी में जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
तो इसके साथ में एक चॉइस रहती है, यानी कि ये सेक्शन डी में जो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिटरमिनेंट से आता है, इसके साथ में एक चॉइस रहती है, जो कि मैट्रिसेस जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके इनवर्स मैट्रिक्स ऐसे फाइंड करते हैं, तो वो दोनों में चॉइस रहेगी। ठीक है, अगर आपने मैट्रिसेस की एलिमेंट्री ऑपरेशन की वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर राइट साइड में आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, तो एक्चुअली ये डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट जो होता है वो मैट्रिक्स से ही एक निकलता है, मैट्रिक्स से ही एसोसिएट होता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो कि n ऑर्डर की है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली मतलब ये है कि कोई भी आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ये ए मैट्रिक्स आपकी गिवन है, और ये ध्यान रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। तो ये आपका कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसी मैट्रिक्स को अगर मैं, तो इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मैं कैसे फाइंड करूँगा, कि अगर मैं ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि मैं ये दो बार दोनों साइड में लगा दूंगा ए के। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको मैं बोल दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से, या फिर इसको मैं डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली मैंने क्या करना है, ये देखिए मैट्रिक्स के साइन, मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वही इस तरह का होता है, और डिटरमिनेंट का जो होता है वो इस तरह का 2 बार लगी हुई होती हैं, यानी कि 2 लाइंस होती हैं, जबकि यहाँ पर कुछ एक बॉक्स जैसा होता है जो क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे दोनों के क्वेश्चंस को करते समय। ठीक है, केयरफुली देखना है। तो मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है और ये आपका डिटरमिनेंट है। तो करना क्या होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें हम फिल कर देते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस रहता है इन, जो ये बॉक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इन लाइंस में। ठीक है, अंदर के एलिमेंट को एज इट इज़ हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर अंदर एलिमेंट ए बी सी डी हैं, तो ये दोनों मैंने लाइन बनाकर ए बी सी डी यहाँ पर लिख दिया है, इसी को कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। और कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे वो अब आगे देखते हैं। उससे पहले हम रिमार्क देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से, इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मॉडुलस का मतलब भी तो यही होता है ना, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, यहाँ पर डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ही बोलेंगे। और सेकंड मेरा पॉइंट है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक डिफरेंस ये भी है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में, कि मैट्रिसेस में जो भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को अगर हम इवेल्युएट करते हैं, हम ऑपरेशंस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है, फाइनली जो मैट्रिक्स आती है, वो जो फाइनली वैल्यू है वो भी एक मैट्रिक्स ही होती है। चाहे हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा दें, कुछ भी हम वहाँ पर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो फाइनली जो हमारी एक वैल्यू आती है वो भी एक मैट्रिक्स ही होती है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम अगर उसको सॉल्व करेंगे तो उसको हम एक कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एक डेफिनेट कोई भी एक वैल्यू में, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। तो वहाँ पर मैट्रिक्स में जो वैल्यू मिलती है वो एक खुद मैट्रिक्स होती है, लेकिन डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलती है वो एक नंबर होता है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर 1, यानी कि 1 बाई 1 का ऑर्डर ले लें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ 3 तरह की मैं आपको मैट्रिसेस बताऊंगा जिसके डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करने होंगे, जो कि 1 बाई 1 ऑर्डर की होगी, 2 बाई 2 ऑर्डर की होगी और 3 बाई 3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो यही 3 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे वो 3 बाई 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 बाई 4 ऑर्डर की नहीं है, केवल हमें 3 बाई 3 तक ही पढ़ना है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर हम ये ए कोई मैट्रिक्स है जो 1 बाई 1 ऑर्डर की है,
इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका डेटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिखूंगा कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वही उसका डेटर्मिनेंट बन जाएगा, क्योंकि ये 1 by 1 की मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होगा और वही एलिमेंट उसका डेटर्मिनेंट भी होगा। नेक्स्ट है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो एक कोई मैट्रिक्स ले लिए जो 2 by 2 ऑर्डर की है, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर की A1 A2 सॉरी A1 A11 A12 A21 A22, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका डेटर्मिनेंट मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया या फिर इस तरह से। मुझे क्या करना है, सिंपली, ठीक है, 2 लाइन बनानी है और उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एज इट इज लिख देना है। A11 A12, ठीक है, A21 एंड A22, ठीक है, जो कि मैंने ये यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे अब मैंने 2 लाइन बनाई और इस चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है, फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है, A11 की A22 से और A21 की A12 से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते चले आ रहे हैं वैसे ही करना है, जैसे हमने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था 10th क्लास में जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। तो एक्चुअली यहाँ पर भी हम लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे। वहाँ पर 2 इक्वेशन वहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये A11 इंटू A22 और उनके बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो सिंपली बस ऐसे ही हम 2 by 2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसको मैंने एग्जाम्पल से क्लियर किया है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इवेल्युएट करना है मुझे इस डिटर्मिनेंट को। तो सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 -1 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, ठीक है। जैसे इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी थी और -1 की मल्टीप्लाई 4 से करनी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया और बीच में उनके माइनस का साइन लगाना है, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं। तो फाइनली आंसर मेरा 8 आ गया। तो यही एक इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, यानी कि डिटर्मिनेंट जो मिलता है मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि 3 by 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट थोड़ा हम केयरफुली फाइंड करेंगे, और मेनली बस यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर सिक्स वेज ऑफ एक्सपेंडिंग आर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 corresponding to each of 3 rows R1 R2 R3 and 3 columns C1 C2 C3। तो सिंपली क्या मतलब है इसका, देखते हैं कि यहाँ पर जो मुझे 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसको मैं या तो किसी रो के अलोंग मैं उसको एक्सपेंड कर दूं, या फिर मैं किसी 3 रो होती है मेरी R1 R2 R3, या तो मैं तीनों में से कोई भी एक रो को सेलेक्ट कर लूँगा और उसके अलोंग में एक्सपेंशन लगा दूंगा, या फिर मैं किसी भी कॉलम को लेकर 3 C1 C2 C3 में से किसी भी कॉलम को लेकर मैं उसमें एक्सपेंशन लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वेज हैं, यानी कि 3 रोज के और 3 कॉलम्स के। तो 6 वेज हैं इसको एक्सपेंड करने के। आप फ्री हैं, आप कोई भी रो कोई भी कॉलम को चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलोंग एक्सपेंशन लगा सकते हैं। बस थोड़ा हमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज़ अगर हमें देख लें कि नंबर ऑफ जीरोज़ किस कॉलम और किस रो में मैक्सिमम है, नंबर ऑफ जीरोज़ को हमें देखना है कि किस रो में नंबर ऑफ जीरोज़ मैक्सिमम है या किस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज़ मैक्सिमम है, उसी रो या कॉलम को हमें सेलेक्ट कर लेना है और उसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई मैट्रिक्स ए ले ली है जो कि हमारी 3 by 3 ऑर्डर की है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स मैंने लिखा मैट्रिक्स ऑफ ए। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको 2 लाइन बना देना है और जो भी एलिमेंट है उनको उन्हीं के प्लेसेस पर यहाँ पर प्लेस्ड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अब कैसे इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया था R1 के अलोंग, यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग मुझे एक्सपेंशन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट रो मेरी है A11 A12 A13, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब बस आपको केयरफुली ध्यान देना है, ठीक है। तो जब भी मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा अलोंग फर्स्ट रो, तो उस रो को तो मुझे ऑल टाइम हाइड कर लेना है
सेलेक्ट करते रहना है और कॉलम्स को मैं वन बाय वन लेते रहूँगा। जैसे फर्स्ट कॉलम को पहले, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, किस तरह से वही देखिए। और उनसे पहले मैं यहाँ पर -1 टू दी पावर में कुछ लिखूँगा, जैसे जनरली होता है -1 टू दी पावर i प्लस जे। ठीक है, i प्लस जे का मतलब i यहाँ पर रोज है और j यहाँ पर कॉलम है। तो -1 टू दी पावर मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वाली रो को मैंने हाइड कर लिया और फर्स्ट वाले कॉलम को मैं हाइड करूँगा। तो i की वैल्यू रो यानी कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, इसको मैंने हाइड किया हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने -1 टू द पावर 1 प्लस 1 लिखा है। और वही 1 प्लस 1 में प्लस हटाकर a11 लिख देंगे। ठीक है, a11 यानी कि aij होगा, तो aij को मैं a11 लिख दूँ, क्योंकि फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, i भी a है और j भी a है। ठीक है, तो इतना काम मुझे करना है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है। अब जितने भी एलिमेंट बचेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट जो भी होंगे, ये 4 एलिमेंट्स हैं, उसको मैं डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दूंगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाया, ये डिटर्मिनेंट बनाया और ये चारों एलिमेंट्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद फिर मुझे प्लस लगाना है और फिर से वही -1 टू दी पावर। अब फर्स्ट रो को तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको तो ऑल टाइम रखना है सेलेक्ट, इसको तो हाइड रखना है ऑल टाइम, और अब मैंने सेकंड वाले कॉलम को भी हाइड कर दिया है। ठीक है, सेकंड वाले कॉलम को हाइड कर दिया। तो मैं अब लिखूंगा -1 टू दी पावर, रो कौन सी है, फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। ठीक है, तो जो भी नंबर का कॉलम या जो भी नंबर की रो होगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा i और j के प्लेस पर। तो ये -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर a12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a12 भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इन रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये a11, a21 और a31 आ गया, और ये वाला मेरा ये आ गया। ठीक है, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको मैं फिर से देख लीजिए, मैंने फर्स्ट वाली रो को हाइड किया और सेकंड वाले कॉलम को हाइड किया। अब जो मेरा ये वाला कॉलम था वो मैंने इधर लिख दिया, और ये वाला कॉलम यहाँ आ गया, एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। ठीक है, फिर थर्ड टर्म में मैं लिखता हूँ प्लस, फिर से वही काम करना है कि अब मुझे फर्स्ट वाली रो तो ऑल टाइम हाइड रखनी है, अब थर्ड वाली हाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर से -1 टू दी पावर, रो कौन सी, फर्स्ट, और इस टाइम कॉलम है कौन सा है, थर्ड, तो 1 प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 1 प्लस 3, और वही a13 आ गया, a13, और मैंने डिटर्मिनेंट का साइन बनाया और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट थे वो मैंने इधर फिल कर दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरा काम है कि इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कैसे, ये देखिए -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 दैट इज इवन है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव a11 पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में उनके माइनस लगा देना है, ये आ गया। एंड देन ये -1 टू दी पावर 3 दैट मीन्स ऑड है, ऑड यानी कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, a12 इधर आ गया, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस माइनस दिस आ गया। ठीक है, एंड थर्ड टर्म जो मेरी रहेगी वो -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 दैट इज 4, जो कि इवन है, और इवन फिर से पॉजिटिव दे देगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, a13 इधर आ गया, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, एंड अब मैंने इस वाली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इस वाले ब्रैकेट को भी ऑफ कर दिया। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट्स को ऑफ करना है और उसको मुझे फर्स्ट इक्वेशन दे देना है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा, जो मुझे इक्वेशन 1 में मिलेगा वही मेरा फाइनली सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही फाइनली आंसर होगा। और इसी एक्सपेंशन को जरूरी नहीं है कि R1 यानी कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही हम सॉल्व करें, हम सेकेंड रो को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी
क्वेश्चन को जो इवैल्यूएशन सिखाया है डिटर्मिनेंट्स का, वो मैंने एक बार फर्स्ट रो को लेके कर लिया, एक बार सेकंड रो को लेके कर लिया, एक बार मैंने R1 को लेके करा, एक बार मैंने R2 को लेके किया है, और एक बार मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को लेके किया है, और तीनों से मेरे आंसर सेम आएंगे। ठीक है, चाहे आप पर डिपेंड करेगा, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो। वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देख लीजिएगा जिसमें मैक्सिमम हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के अलोंग एक्सपेंशन लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन लगा रहे हैं R2 यानी कि सेकेंड रो के अलोंग। तो इस बार मुझे ऑल टाइम सेकेंड वाली रो को हाइड करे रखना है। सेकेंड रो है मेरी ये, ठीक है, ये सेकेंड रो है, इसको मुझे ऑल टाइम हाइड करना है। ठीक है, और 1 बाई 1 कॉलम को हम 1 2 3 करके लेते जाएंगे। तो अब मैं -1 टू दी पावर क्या लिखूँगा, तो यहाँ पर मेरी जो सबसे पहले रो आती है, तो रो कौन सी, सेकेंड रो हाइड है और फर्स्ट वाला कॉलम हाइड होगा। तो फर्स्ट वाला कॉलम हाइड हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे कौन कौन से, A12 A13 ये आ गए, और A32 A33 वही आ गए। उनको एज इट इज़ लिख लेना है, बस डिटर्मिनेंट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1 टू दी 2 + 1 वो इधर आ गया, और ये 2 + 1 के बीच में 1 प्लस वाला साइन हटा देते हैं, तो वही AIJ होता है, यानी कि A21 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको लिख देंगे। फिर सेकेंड टर्म जब लिखेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो सेकेंड टर्म के लिए अब मैंने अभी पहली टर्म के लिए फर्स्ट कॉलम को हाइड किया था, अब मैं सेकेंड कॉलम को हाइड करूँगा। ठीक है, और सेकेंड वाला रो तो ऑल टाइम उसको हाइड ही करना है। तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं, ये रिमेनिंग एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और सिंपली वही काम किया है जो मैंने यहाँ पर करना था। -1 टू दी पावर I + J, दैट मीन्स सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम। तो उसके साथ में A22 लिख लिया जाएगा, वो ये आ गया, और ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं, अब बचे हुए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। एंड देन थर्ड टर्म कैसे लिखी जाएगी, तो थर्ड टर्म के लिए मैं सेकेंड रो को तो ऑल टाइम हाइड करना है, और थर्ड के लिए मैं थर्ड वाले कॉलम को हाइड करूँगा। ठीक है, यानी कि -1 टू दी पावर में सेकेंड रो प्लस थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 वो इधर आ जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 3, एंड A23 इधर आ जाएगा, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपको इसको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। ठीक है, ये स्टेप लिख लेनी है, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मुझे ऑफ करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको इसी तरह से इवैल्यूएशन करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। अभी देखिए क्या है, अभी मैं थोड़ा जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा ये अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, A11 2 2 2 3 3 इस तरह से, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पर आऊँगा तो मैं थोड़ा आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आपको डायरेक्ट लिख कर ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वही एक्सपेंशन मैंने अब एक C1 कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ले लिया, कि अगर हमें कॉलम के अलॉन्ग करना होगा तो किस तरह से करेंगे। आपको कॉलम के अलॉन्ग लेना है, तो उस वाले कॉलम को ऑल टाइम हाइड करना है। ठीक है, और अब रोज को 1 बाई 1 सेलेक्ट करते जाना है, हाइड करते जाना है। कैसे, वही -1 टू दी पावर, रो कौन सी लेनी है, आपने फर्स्ट वाली रो ले ली है, फर्स्ट वाली रो, और फर्स्ट वाला कॉलम तो ऑल टाइम रखना है, और साथ में A11 आ जाएगा, तो ये टर्म मैंने इधर लिख दी हैं, और डिटर्मिनेंट में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही काम करना है मुझे, फर्स्ट वाला कॉलम तो ऑल टाइम हाइड रखना है, और मुझे इस बार सेकंड वाले रो को हाइड करना है। तो अब क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर में रो कौन सी है, सेकंड, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, 2 + 1, तो ये आ गया मेरा 2 + 1, -1 टू दी 2 + 1, और A21 ये आ गया, और डिटर्मिनेंट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाली टर्म पर। इसको तो मुझे
फर्स्ट कॉलम को ऑल टाइम हाइड रखना है और थर्ड वाली स्टेप के लिए थर्ड वाले रो को हाइड करना है। ठीक है, अब यानी कि -1 टू द पावर क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर रो कौन सी है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। एंड देन ये मेरा ये आ गया A31, वो मैंने इधर लिख लिया। डिटर्मिनेंट का साइन लगा के रिमेनिंग एलिमेंट को यहाँ लिखना है। एंड आफ्टर दैट मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले मैंने R1 के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड किया, फिर R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, फिर C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तीनों से मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1 2 3 आर इक्वल, तीनों से ही इक्वल आएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रिमार्क देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, फॉर इजियर कैलकुलेशन, अगर हमें कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाया है तो हम क्या करेंगे, वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जीरोस अगर मुझे मिल रहे हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरोस हैं उसी को मैं उसी के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट है, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग -1 to the power I plus j, we can multiplying by +1 -1 अकॉर्डिंग एज इवन ऑड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैं बार बार मैं लिख रहा था हर एक टर्म के साथ -1 टू द पावर I प्लस जे, वो उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा कि जो 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है, 3 टर्म्स आती हैं, तो जो सेकंड वाली टर्म होगी उसको मैं माइनस का कर दूंगा और बाकी को दोनों को, फर्स्ट और लास्ट वाली को प्लस का कर दूंगा, बस बीच वाली को मैं माइनस का कर दूंगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डायगोनल जो एलिमेंट्स आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो आएंगे वो उनमें कॉलम और रोज का जो सम होगा वो इवन आएगा और इवन होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी का सम, रोज और कॉलम का सम ऑड आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इफ़ A इज इक्वल टू के बी, यहाँ पर A और B जो है वो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। जैसे मुझे A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B, एक रिलेशन A और B मैट्रिक्स है हमारे पास, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस हैं, इसमें एक रिलेशन गिवन है A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B। तो इनके डिटर्मिनेंट्स में, A और B के डिटर्मिनेंट्स में क्या रिलेशन होगा, तो इनके बीच ये रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर K टाइम्स होगा, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे उन्हीं मैट्रिसेस की, तो बीच में K की जगह पर कुछ और आएगा, K टू द पावर N हो जाएगा, K टू द पावर N टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर N जो है वो इन A और B मैट्रिसेस का ऑर्डर है। 2 ऑर्डर की होगी तो K टू द पावर 2 हो जाएगा, 3 ऑर्डर की होगी तो K टू द पावर 3 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ये रिलेशन मैट्रिसेस के बीच है तो उनके डिटर्मिनेंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है कि K टाइम्स नहीं होगा, वो K टू द पावर N टाइम्स हो जाएगा। और N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर ऑर्डर है मैट्रिसेस का। जैसे कोई मैट्रिक्स A इतना है, B इतना है, तो A मैट्रिक्स मुझे दिख रहा है कि B का जस्ट डबल है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 2B है, तो इसमें A मैट्रिक्स जो है वो से B मैट्रिक्स का ट्वाइस है। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होगा A का, तो वो 2 टाइम्स ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B ये नहीं होगा, 2 टू द पावर ऑर्डर हो जाएगा, जो उसका भी ऑर्डर था, तो 2 ऑर्डर है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। इवेलुएट करना है एक डिटर्मिनेंट को, जो मैंने 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट ले लिया है। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक कॉलम जो कि थर्ड वाला कॉलम है, इसमें 2 जीरोज आ गए हैं, तो जीरोज को ही टारगेट करना है कि जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें 2 जीरोज आ रहे हैं, तो हम थर्ड वाले कॉलम C3 के अलोंग एक्सपेंशन लगा देंगे। तो सिंपली लगाना है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल ये 4, इसकी वजह से हमें एक टर्म मिलेगी, बाकी की ये दोनों टर्म्स 0 बन जाएंगी, तो इसी की वैल्यू मिलेगी, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि 3 टर्म्स होती हैं, 3 वैल्यूज आती हैं, 3 टर्म्स आती हैं,
जिसमें से 2 जीरो हैं तो 2 तो जीरो हो जाएंगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बाकी जो एक सिंगल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। करना कैसे है वो देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कैसे आपको लिखना है वहाँ पर, तो सिंपली अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, अपनी कुछ इस तरह से उसको एडजस्ट करना है। हम जिस कॉलम के अलोंग या जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, उस रो या उस कॉलम में 3 एलिमेंट होंगे, उन तीनों एलिमेंट को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट को हम लिख लेते हैं, 4 0 एंड 0। उन तीनों एलिमेंट को मैंने लिख लिया है। उन तीनों एलिमेंट में जो बीच वाला एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, ठीक है, और बाकी पर पॉजिटिव का लगा दीजिए। ठीक है, बस इतना करना है। और उन तीनों एलिमेंट के साथ में डिटर्मिनेंट बना दीजिए, तीनों के साथ डिटर्मिनेंट बना दीजिए, और उसमें कुछ एलिमेंट्स को हमें फिल करना है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में क्या फिल करना है वो कैसे पता चलेगा, कि जब मैं 4 के साथ वाले डिटर्मिनेंट को, जो 4 के मल्टीपल में लिखा उस डिटर्मिनेंट को लिखने जा रहा हूँ, उसके एलिमेंट को, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 यानी कि जिस 4 किस रो में आ रहा है उसको हाइड कर दूंगा। देखिए थर्ड कॉलम तो मुझे ऑल टाइम हाइड करनी है, और रो को मैं 1 बाय 1 हाइड करूँगा। और फिर 4, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है इसलिए मैंने 4 वाले कॉलम 4 वाले रो को हाइड किया है। अब जो एलिमेंट मुझे बचेंगे वो मैं यहाँ फिल कर दूंगा, -1 3 4 1। ठीक है, आगे समझ में। अब मुझे क्या करना है, तो मैंने ये वाला यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, एंड देन अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ तो मैंने फिल कर दिया है। अब मुझे इस वाले के साथ फिल करना है 0, तो ये 0 यानी कि सेकंड रो, तो सेकंड वाली रो को मुझे हाइड कर देना है, और इस कॉलम को तो कर ही रखना है ऑल टाइम हाइड। ठीक है, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 4 1, वो यहाँ लिख दीजिए, 1 2 4 1। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड वाला कॉलम तो ऑल टाइम हाइड रखना है। अब बारी है थर्ड वाले रो की। अब जो एलिमेंट बचेंगे ये मैंने यहाँ पे फिल कर देना है, 1 2 -1 एंड 3, और ये स्टेप मैंने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। तो मैंने सारी टर्म्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये 3 टर्म मेरी आ जाएंगी इस तरह से। और फिर इसके बाद मुझे, क्योंकि ये तो 0 है तो इसकी मल्टीप्लाई इस डिटर्मिनेंट से, तो ये 0, ये भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 टर्म मेरे 0 आ जाएंगी, 0 एंड 0। इससे जो वैल्यू मिलेगी वही मेरा आंसर होगा। तो ये 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 1 से, यानी कि -1 1 ज़ा 1, और 4 3 ज़ा 12, वो 12 गया और बीच में माइनस। ठीक है, ये मेरा -52 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, जो कि ये रहा, एक डिटर्मिनेंट है, इसको मुझे इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि किस रो और किस कॉलम में, तो अगर ध्यान से देखिए तो हर एक रो और हर एक कॉलम में एक 0 आ रहा है। तो इस केस में आप फ्री हैं, आप कोई सी भी रो कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन लगा दीजिए। तो हमने R1 को ही ले लिया है, R1, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन लगाया। तो वही काम करना है आपको, R1 में जितने भी एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट को आप लिख लीजिएगा 1 बाई 1। 0 है, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा लिख लीजिएगा, एंड माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस कॉस अल्फा लिख लीजिएगा। और वही काम कीजिए, बीच वाले टर्म को माइनस लिख कर दीजिए और फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो फिर ये माइनस ही प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और इन तीनों के साथ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। तो फर्स्ट वाली रो को ऑल टाइम सेलेक्ट रखना है, और ये वाला 0 मैंने इधर लिख लिया, ये साइन अल्फा मैंने इधर लिख लिया, माइनस कॉस अल्फा इधर लिख लिया, और बीच वाले टर्म के साथ माइनस लगा दिया, बाकी इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस ऑलरेडी था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट वाली को तो हाइड रखना ही है, फर्स्ट वाली रो को ऑल टाइम हाइड, और कॉलम को 1 बाई 1। फर्स्ट वाले कॉलम को हाइड करिए, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे 0 साइन बीटा
0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0 वो इधर आ गए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को तो ऑल टाइम हाइड एंड सेकंड वाले कॉलम को हाइड करिए। जो एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दीजिए। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट फर्स्ट रो को हाइड करना है, थर्ड वाले कॉलम को हाइड करना है। जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको मैं डिटर्मिनेंट बनाकर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, इनको सॉल्व करना। क्योंकि ये 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 0 ही आना है ना। तो इसको 0 कर दिया। इसमें क्या किया, माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 आया एंड बीच में माइनस आता है, साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको यहाँ लिखा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। एंड फाइनली इसको ब्रैकेट को हमने ऑफ किया तो ये दो टर्म्स आई और दोनों ही सेम टर्म है विद अपोजिट साइन आर कैंसिल टू ईच अदर, वी गेट 0, दैट इज अवर आंसर। एक एग्जाम्पल फिफ्थ ले लिया है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है x की वैल्यू और दो डिटर्मिनेंट हैं वो आपस में इक्वल हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसा हम मैट्रिसेस में देख रहे थे कि मैट्रिसेस इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती थी वहाँ पर, तो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है। तो डिटर्मिनेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगी। आप डिटर्मिनेंट को इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको आप अलग सॉल्व करेंगे और इसको इक्वल करके एक इक्वेशन बनेगी, उसको हमें सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई 3 वन ज़ा 3 एक्स स्क्वायर ये आ गया माइनस 3 वन ज़ा 3 एंड माइनस 8 आ गया और ये एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पर, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज पर इसका फोर्थ क्वेश्चन ले लिया है। तो क्वेश्चन ये है, इफ एक मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसमें हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए देखिए हमें क्या फाइंड करना है। पहले तो आप ये फाइंड कर लीजिएगा 3a, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लीजिएगा और उसकी मल्टीप्लाई 27 से कर दीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है या नहीं। तो वही हमारा स्टेप हमें पता चल गया हमें क्या करना है। तो सबसे पहले 3a का डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स हमें पहले तो 3a पता होना चाहिए 3a कितना है। तो हमने पहले 3a फाइंड किया, a हमें पता था, 3a फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई की तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, तो ये आ गया 3a। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन बनाते हैं और जो भी एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो एज इट इज प्लेस कर देते हैं। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, एंड देन अब आप देखिए कि आपको जीरोस दिख रहे हैं, जीरोस दिखना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स आप देखिए कि नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम किस में है। देखिए इस C1 में भी 2 0 और C2 में भी 2 0 है। इस केस में आप या तो C1 सेलेक्ट कर लो या C2 सेलेक्ट कर लो, किसी के भी अलोंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने C1 के अलोंग एक्सपेंशन किया है, तो एक्सपेंशन अलोंग C1 कैसे किया, तो आपको सिंपली वही करना है कि C1 ये रहा, इसको आपने हाइड करना है। इसमें 3 एलिमेंट जो भी हैं, 3 एलिमेंट जो हैं 3 0 0 इनको आप लिख लीजिएगा 3 3 0 एंड 0 और बीच वाले के साथ माइनस का साइन और बाकी दोनों को हमें प्लस कर देना है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना देना है। ठीक है, और इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ फिल करनी है। वो किस तरह से फिल करनी है कि पहले वाले कॉलम को तो ऑल टाइम हाइड रखना है और फर्स्ट वाली रो को हाइड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट वाली तो जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो एलिमेंट बचे हैं 3 6 0 12 3 6 0 12। ठीक है, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, एंड देन इसी तरह से हम आगे के स्टेप्स भी करेंगे। तो आगे के स्टेप्स में मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम तो ऑल टाइम रखनी है, अब सेकंड वाली रो को सेलेक्ट कर लेना है। अब जो एलिमेंट बचे हैं 0 3 0 12 वो यहाँ लिख दीजिएगा 0 3 0 12। ठीक है, जो कि मैंने इसको यहाँ भी लिख रखा है। अब मुझे थर्ड वाली रो को सेलेक्ट करना है, हाइड करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट है 0 3 3 6 0 3 3 6 यहाँ लिख दीजिएगा और इस
को मैंने यहाँ भी लिख रखा है। तो इस तरह से मुझे ये तीनों टर्म्स मुझे मिल जाती हैं, ये और ये। और बस ध्यान रखना कि बीच वाली टर्म के साथ माइनस लगा दीजिएगा और इन दोनों के साथ प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसमें जो भी 3 एलिमेंट हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा उनके कोफिशिएंट की तरह, और फिर डिटर्मिनेंट बना के उसके अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स की वैल्यू फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, तो इसकी वजह से ये 0 आया और ये भी 0 आया, तो जो वैल्यू हमें देगा वो यही देगा। तो इसी ने हमें सारी वैल्यू दी है। तो 3 एज इट इज़ रहा, और ये 12 3 36 हो गया, 0 6 0 हो गया, ठीक है। तो ये 108 हमें इक्वेशन 1 मिल गई। इसको हमने सेव कर लिया एंड देन आगे चलते हैं। अब हमने फाइंड किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, क्योंकि हमें फाइंड करना था 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हमने जो भी हमें ए गिवन था, ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट थे वो हमने डिटर्मिनेंट बना के लिख दिए सारे एलिमेंट एज इट इज़, ठीक है। अब हमने देखा फिर से जीरोस हमें देखना है, तो फिर से C1 यानी कि C1 के अलॉन्ग फिर से हमने एक्सपेंशन लगा दिया। तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन लगाया तो फिर से वही काम करना है C1, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट आप लिख लीजिएगा 1 0 0, बीच वाला माइनस और फर्स्ट और थर्ड वाला प्लस, और इसके साथ हमें डिटर्मिनेंट बनाकर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा तरीका इजी तरीका है, आप लिखेंगे तो गलती नहीं होगी, केयरफुली बस देखते जाना है। तो फर्स्ट वाले कॉलम को ऑल टाइम और रो को 1 बाई 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट है 1 2 0 4, इधर फिल कर दीजिएगा 1 2 0 4, ठीक है। ये वाला मैंने इस टर्म यहाँ लिख रखा है। एंड देन फर्स्ट कॉलम तो सेलेक्ट है ही, हाइड है, इस बार सेकंड हमें रो को हाइड करना है, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है 0 1 0 1 0 4 0 4 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम हाइड है, अब मुझे थर्ड वाली रो को हाइड करना है। तो 0 1 1 2 0 1 1 2 मैंने यहाँ फिल कर दिया, और ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। फिर से देखिए ये 0 है और ये 0 है मल्टीपल में, तो ये दोनों ही टर्म 0 बन गई हैं, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये 1 एज इट इज़, 1 4 ज़ा 4, और ये 0 4 माइनस 0 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। मुझे 27 से और मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने बोथ साइड 27 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 108 आ गया। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 भी 108 है, इक्वेशन 2 भी 108 है, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसी के साथ हमारा ये वाला आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना सीखा है, एक्सपेंशन सीखा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग। तो इसी पर बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। बस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें इवेल्युएट ही करना है मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 4 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।